एवरीवन, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023 आपका ये पर्टिकुलर एग्जाम 30 जून 2023 के दिन बेसिकली आपका ये कंडक्ट हुआ था। ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर्टिकुलर डे में, इन सारे ही क्वेश्चंस को वन बाय वन करके काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस टाइप के वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आए तो फिर इस वीडियो को डिसलाइक करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस पर्टिकुलर सीरीज का आपका सेट नंबर 10 है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। उस पर्टिकुलर संगीतज्ञ या फिर म्यूजिशियन का नाम बताना था आपको आंसर में, जिनको हाईएस्ट भारत का सबसे जो आपका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न से इनको 99 में जो है सम्मानित किया जा चुका है। उस पर्टिकुलर म्यूजिशियन या फिर संगीतज्ञ का नाम आपको बताना था। उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित राम नारायण, उस्ताद अमजद अली खान या फिर पंडित रविशंकर। तो याद रखिए पंडित रविशंकर, ये आपके सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1999 में। और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखना है आपको। उस्ताद जाकिर हुसैन ये आपके जो है इंडियन तबला प्लेयर हैं और इनके पिता का क्या नाम है, अल्लाह रखा। इनका भी संबंध तबला से है और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है जाकिर हुसैन को 1988 में, पद्म भूषण 2002 में और उसके साथ साथ पद्म विभूषण 2023 में। क्लियर, ये आपका लेटेस्ट है, आपको याद रखना है। और ये संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1990 में जो है इनको दिया जा चुका है। और ये फेलोशिप बोल सकते हैं कि संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो आपका ये रत्ना सद्या इनको जो है 2018 में दिया गया था। और ये 1999 में बेसिकली इनको अवार्ड दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एंडाउमेंट जो आपके आर्ट्स नेशनल हेरिटेज एक आपका ये फेलोशिप था। क्लियर, पंडित राम नारायण आपके ऑप्शन में था। ये आपके सारंगी प्लेयर हैं, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। और ये इनका जन्म बेसिकली उदयपुर के पास हुआ था और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2005 में, आप ऐसा बोल सकते हैं। उस्ताद अमजद अली खान ये आपके सरोद प्लेयर हैं, सरोद बजाते हैं उस्ताद अमजद अली खान। ये इनका संबंध बोल सकते हैं कि जो है सरोद वादक हैं, सरोद प्लेयर हैं। और ये बेसिकली इनका ये इकहरा तांस, इनके बारे में आपको याद रखना है, ये इनके लिए फेमस हैं और इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका है 2001 में और उसके बाद से जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है 1991 में और ये पद्मश्री 1975 में इनको दिया जा चुका है। क्लियर, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। पंडित रविशंकर ये आपके सितार प्लेयर हैं, आपके एग्जाम्स में इनका नाम कई बार पूछा गया है तो आप इनको स्टार मार्क करेंगे। और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1999 में। क्लियर, और इनके ब्रदर का क्या नाम है, उदय शंकर। क्लियर, और ये बेसिकली जो है 1986 से लेकर के 1992 तक की बेसिकली ये राज्यसभा के बोल सकते हैं कि मेंबर भी रह चुके हैं, तो इनका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गणेश चतुर्थी, ये बेसिकली आपका ऑब्जर्व किया जाता है हिंदू मंथ के किस पर्टिकुलर कैलेंडर को। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू मंथ का जो कैलेंडर होता है, फर्स्ट मंथ बोल सकते हैं चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण या फिर आपका ये नेक्स्ट है आपका भाद्रपद या फिर इसे भादो भी बोलते हैं बेसिकली इसको, तो आप वैसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं भाद्रपद। क्लियर, और ये आपका आश्विन, कार्तिक, अगहन और ये आपका पूस, माघ और ये आपका फागुन। और इसी फागुन में आपका इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देखने को मिलता है, पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है आपका होली फेस्टिवल। तो ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गणेश चतुर्थी के बारे में आपको आंसर करना है, कार्तिक, आषाढ़, भाद्रपद या फिर वैशाख। तो ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू मंथ के भाद्रपद मंथ में। क्लियर, आप इस इमेज में देखिए गणेश चतुर्थी को बेसिकली हम विनायक चतुर्थी या फिर बोल सकते हैं कि गणेश उत्सव के भी नाम से जानते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके से एग्जाम से पूछा जाता है, पहली बार बोल सकते हैं कि जो है इनिशिएट किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है पुणे महाराष्ट्र में इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को। और ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो 11 दिन तक आपका ये बेसिकली आपका ये सेलिब्रेट किया जाता है। बोल सकते हैं कि आपका ये समाप्ति पहला दिन से बेसिकली आपका स्टार्ट होता है और ये 11 दिन तक आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और ये भाद्र शुक्ल चतुर्थी को बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आप इनको इमेज पे देख सकते हैं आपके गणेश जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पर्टिकुलर आपको बताना है कि किस जो आपका कौन सा आपका जो है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस डिपार्टमेंट के द्वारा जो आपका आजादी का अमृत महोत्सव इस शुभ अवसर पे आप बोल सकते हैं कि जो है एक आपका प्रोग्राम जो है बेसिकली वो ऑर्गेनाइज किया गया था, नारी समागम स्पर्धा। ये आपका वुमेन स्पोर्ट मीट था बेसिकली जनवरी 2023 में।
डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चर। तो ये बेसिकली आपका ये ऑर्गेनाइज किया गया था नारी समागम स्पर्धा वुमेन स्पोर्ट्स मीट, जो बेसिकली आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर, इसका ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इसमें पार्टिसिपेट की थी, मिसेस आपके विनेस अफोगाट। तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं, आपके इंडियन रेसलर है और ये फर्स्ट वुमेन है जिनके द्वारा कॉमनवेल्थ के साथ साथ एशियन दोनों ही गेम में जो है गोल्ड जीता जा चुका है। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तारिक फिरोज शाही। तारिक फिरोज शाही के लेखक का नाम आपको बताना था, मिनहाजुल सिराज या फिर जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल या फिर बदरुद्दीन मोहम्मद। तो बेसिकली आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, तारिक फिरोज शाही। आप यहाँ पे देख सकते हैं तारिक फिरोज शाही के आपके जो लेखक कौन है, राइटर कौन है, जियाउद्दीन बर्नी। तबकाते नासरी आपके एग्जाम से पूछा जाता है, तबकाते नासरी के राइटर कौन है आपके, मिनहाज उस सिराज। ये आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये आपसे पूछा जाता है अबुल फजल के एक इंपॉर्टेंट बुक अकबरनामा। अकबरनामा का बेसिकली 3 वॉल्यूम आया था, थर्ड वॉल्यूम बोल सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल्यूम। क्लियर, तो फर्स्ट वॉल्यूम में बेसिकली आपका जो है वो किसके बारे में मेंशन है, तो फर्स्ट वॉल्यूम में आपको देखने को मिलेगा कि अकबर का जो आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं ना, एंसेस्टर्स पूर्वजों के बारे में मेंशन है अकबरनामा फर्स्ट वॉल्यूम में। अकबरनामा सेकेंड वॉल्यूम में क्या मेंशन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बेसिकली अकबरनामा के जो आपका सेकेंड वॉल्यूम है, इसमें बेसिकली अकबर के रेन के बारे में मेंशन है। क्लियर, REIGN, ना कि आपका वर्षा वाला रेन। क्लियर, REIGN। और नेक्स्ट आपका जो वॉल्यूम थर्ड था, जिसके में आपका जो अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में आपका ये मेंशन है। अकबरनामा बोल सकते हैं कि जो ये बुक लिखा गया था किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा चुका है SSC CGL 2022 के एग्जाम्स में। इनके वॉल्यूम से रिलेटेड अकबरनामा फर्स्ट वॉल्यूम में क्या मेंशन है, अकबरनामा सेकंड वॉल्यूम में क्या मेंशन है, अकबरनामा थर्ड वॉल्यूम में क्या मेंशन है, ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि अकबरनामा के राइटर कौन है, आपके अबुल फजल हैं। क्लियर, लेकिन आपको याद रखना है फर्स्ट वॉल्यूम में क्या मेंशन है, सेकंड वॉल्यूम में क्या मेंशन है, थर्ड वॉल्यूम में क्या मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था बेसिकली जूनियर स्क्वैश ओपन जो आपका हुआ था यूएस में दिसंबर 2021 में, ये आपके फर्स्ट इंडियन गर्ल का नाम बताना है जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर आपका ये टूर्नामेंट जीता गया था। सुनन्या आपके क्रूविला या फिर दीपिका कार्तिक या फिर आकांक्षा सलूनके या फिर बोल सकते हैं कि जो है अनहत सिंह। तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये किनका इमेज है, अनहत सिंह का। तो बेसिकली इनके द्वारा ये बेसिकली आपका ये टूर्नामेंट जीता गया था जूनियर स्क्वैश ओपन, जो आपका यूएस में देखने को मिला था दिसंबर 2021 में। अनहत सिंह का संबंध बेसिकली जो है चारों ही प्लेयर का संबंध बोल सकते हैं कि आपके ये स्क्वैश प्लेयर हैं, जो आपके एग्जाम्स में इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलर आपका प्लेयर जो किस गेम से इनका संबंध है। तो आपको याद रखना है अनहत सिंह का संबंध भी आप बोल सकते हैं कि स्क्वैश प्लेयर हैं, और ये आपके सुनन्या क्रूविला इनका संबंध भी स्क्वैश से गेम से है, और ये आकांक्षा सलूनके इनका भी संबंध एक स्क्वैश प्लेयर, और उसके साथ साथ अनहत सिंह का संबंध स्क्वैश प्लेयर। तो चारों ही आपके जो स्क्वैश प्लेयर है जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। रागमाला ये बेसिकली आपका जो है एक किस पर्टिकुलर आपका जो है म्यूजिशियन संगीतज्ञ का ऑटोबायोग्राफी का नाम है, रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट या फिर जाकिर हुसैन या फिर अमजद अली खान। तो यहाँ पे देख सकते हैं रविशंकर। रविशंकर क्या बजाते हैं, रविशंकर आपकी सितार बजाते हैं। तो क्लियर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। और इनके ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, रागमाला। नेक्स्ट को आप पॉइंट देखिए, विश्व मोहन भट्ट ये बेसिकली इनका संबंध वीणा से है, और ये आपका मोहन वीणा बजाते हैं। आप इनको इमेज में देख सकते हैं, ये आपके विश्व मोहन भट्ट जी। अमजद अली खान ये बेसिकली सरोद प्लेयर है, तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रबी क्रॉप के बारे में। ये आपका नॉर्दर्न इंडिया में बेसिकली उत्तर भारत में उस पर्टिकुलर रबी क्रॉप का नाम आपको बताना था इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से, राइस, कॉटन, मेज या फिर मस्टर्ड। तो ये आपका ये तो खरीफ क्रॉप होता है, राइस चावल, कॉटन भी आपका खरीफ क्रॉप होता है, मस्टर्ड आपका ये रबी क्रॉप होता है, मस्टर्ड आपका रबी क्रॉप होता है। कभी कभी आपको ये मेज भी जो होता है बेसिकली इसको हम रबी क्रॉप में इंक्लूड करते हैं, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो इसका आंसर बेसिकली आपका मस्टर्ड हो जाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप देखिए, बहुत ही प्यारा इंफॉर्मेशन है। ये रबी क्रॉप जो होता है इसको कब जो है बेसिकली बोया जाता है, तो अक्टूबर से में बेसिकली इसको बोया जाता है, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो है गर्मी के महीनों में, समर डेज में, अप्रैल टू जून में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसको काटा जाता है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप आप यहाँ पे देखिए, व्हीट, बार्ली,
बार्ली जौ होता है बेसिकली आपका, मटर हो गया, ग्राम चना, मस्टर्ड, मस्टर्ड आपका सरसों होता है। क्लियर। खरीफ क्रॉप के बारे में भी याद रख सकते हैं, जो आपके मानसून सीजन में बेसिकली आपका ये खरीफ क्रॉप जो है इसको बोया जाता है। आप बोल सकते हैं कि जुलाई के मंथ में, लास्ट जून, या फिर बोल सकते हैं कि आपका शुरुआती जो आपका जुलाई का मंथ होता है, इस पर्टिकुलर खरीफ क्रॉप्स को बेसिकली बोया जाता है। क्लियर। रोपाई होती है बेसिकली पैडी क्रॉप की, धान। तो आपका ये इंपॉर्टेंट आपका ये रबी क्रॉप है। पैडी देख सकते हैं, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, और ये आपका जो है मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट, मूंगफली होता है, और ये आपका सोयाबीन। तो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट आपके बोल सकते हैं कि आपके ऑप्शन में मेज मेंशन था। मेज बेसिकली आपका ये खरीफ क्रॉप के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। सम ऑफ द आपके कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन, जैसे कि असम हो गया, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। इस पर्टिकुलर स्टेट में आपका ये महाराष्ट्र का जो आपका कोस्ट का जो नाम है क्या है, आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे कि ओडिशा का कोस्ट का नाम है बेसिकली उत्कल कोस्ट, उसी प्रकार से आपका महाराष्ट्र का जो कोस्ट का नाम क्या है, कोंकण कोस्ट। तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में ये पर्टिकुलर आपका ये बोल सकते हैं कि राइस जो है इसको ग्रो किया जाता है। बेसिकली रबी एंड खरीफ सीजन के बीच में एक इंपॉर्टेंट आपका ये समर मंथ में देखने को मिलता है, एक आपका जायद सीजन, जैसे कि आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन, ये आपका तरबूजा, खरबूजा, और ये आपका कुकुम्बर, खीरा, ये आपको कुछ वेजिटेबल्स, फूडर क्रॉप्स ऐसे बोल सकते हैं, जिसका हम यूज सारे के रूप में करते हैं। ऐसे क्रॉप को हम फूडर क्रॉप्स कहते हैं। क्लियर। शुगर केन बेसिकली ऑलमोस्ट 1 ईयर इसको ग्रो होने में इसको लगता है, शुगर केन को, ये आपका गन्ना होता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था केरल स्टेट में बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर डांस का नाम बताना है, क्लासिकल डांस का नाम बताना है जो उस पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिलता है। सतरिया एंड भारतनाट्यम, या फिर कथक कली, या फिर मोहिनीअट्टम, कथक कली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। सतरिया बेसिकली आपका असम का क्लासिकल डांस है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों आपका जो है केरल का क्लासिकल डांस है। कथक कली तो केरल का होगा, लेकिन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। क्लियर। और ये मोहिनीअट्टम आपका केरल का, और ये कथक आपका नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, बेसिकली उत्तर प्रदेश में। आप इस इमेज के जरिए भी याद रिपीट कर सकते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक नॉर्दर्न इंडिया, या फिर उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, और ये कथक कली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर में। क्लियर। ये बहुत ही प्यारा है, आपको याद रखना है। मोहिनीअट्टम केरल में, ओडिसी ओडिशा में, सतरिया आपका असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री से, आपको बताना था बेसिकली जो आपका कार्बन होता है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन, इसका जो है बेसिकली आपका रेशियो बताना था कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CO2, उसके बाद से तो इसका आंसर करोगे। और ये कार्बन का जो आपका मास कितना होता है, तो बेसिकली आप 12 इसको हम कंसीडर करते हैं। और ये आपका ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का बेसिकली आपका 16 होता है। एटॉमिक नंबर आपका ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसका मास नंबर हम 16 कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 इट मींस आपका 32 हो जाएगा। तो आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 4 8 जा 32, तो 3:8 हो जाएगा। क्लियर। तो इसका आंसर आपका 3:8 इसका आंसर होगा। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या रखना है, याद कार्बन के बारे में जिक्र हुआ है, तो कार्बन बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि आपका एलिमेंट होता है, और सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन पाया जाता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, इसको आप ध्यान से पर्टिकुलर पॉइंट को नोट कीजिएगा कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सारे कंपाउंड्स जिसमें आपका कार्बन हो वो आपका ऑर्गेनिक हो, कार्बनिक यौगिक हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जांपल CO2 में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन ये आपका अकार्बनिक इनऑर्गेनिक आपका जो है ये कंपाउंड होता है। तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कार्बन के प्रेजेंस होने की वजह से आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड को आप ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। उसके लिए और सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके कार्बन प्रेजेंट होंगे, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट होगा वो आपका ऑर्गेनिक ही होगा, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेसिकली 6 होता है, और ये बेसिकली आपका कार्बन जो आपका फैमिलीज जो है आपको P ब्लॉक में देखने को मिलेगा। ग्रुप नंबर 14 को बेसिकली हम कार्बन फैमिली कहते हैं। और कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो आपको याद रखना है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये आपके कार्बन फैमिली में एलिमेंट आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32
और आपका स्टैनम का कितना होता है 50, ये आपका टीन होता है। एसएन क्या होता है, एसएन आपका टीन होता है और जिसका बोल सकते हैं कि आपका एटॉमिक नंबर 50 होता है। और लेड के बारे में आपसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है एसएससी सीपीयू के एग्जाम्स में, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है लेड का 82 होता है। नहीं भूलना है आपको, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सीपीयू में पूछा जा चुका है, तो आप सीजीएल में भी एक्सपेक्ट करेंगे और बाकी के जो भी आपके एसएससी के एग्जाम्स है उसमें आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 82 होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बता दूं, ये बेसिकली आपका जर्मेनियम जो होता है और उसके साथ साथ सिलिकॉन, ये दोनों आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर आपसे पूछा भी जाता है कि आप सेमीकंडक्टर का नाम बताओ, तो आप बताओगे जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये आपके दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि आपका लेड जो है, लेड हम बोल रहे हैं लेकिन इसको तो हम पीबी लिख रहे हैं। पीबी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या होता है प्लम्बम होता है, प्लम्बम, और इस प्लम्बम से आपका पीबी आया है। क्लियर। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेड का एटॉमिक नंबर आपका जो 82 होता है, लेकिन इसका सिंबल पीबी होता है। LEAD से इसका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे कि सोडियम का आपका सिंबल क्या होता है Na होता है, इसका लैटिन नेम आपका नाइट्रियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि लेड का जो है आपका लैटिन नेम प्लम्बम होता है और इसका सिंबल पीबी होता है, इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यह जुलाई 2021 में किसको अपॉइंट किया गया था, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर MN पांडे या फिर राजनाथ सिंह या फिर किरण रिजिजू। तो आप इनको इमेज में देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जुलाई 2021 में बेसिकली किरण रिजिजू को अपॉइंट किया गया था। और आपको याद रखना है कि ये आपके MN पांडे, महेंद्र नाथ पांडे, ये आपके हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर है। क्लियर। और राजनाथ सिंह तो ये आपको अच्छे से पता होगा, डिफेंस मिनिस्टर। और उसके साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कौन सी मिनिस्टर है आपके, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। न्यू पॉलिसी पैरामाउंट डेसी का पॉलिसी जो है बेसिकली किस गवर्नर जनरल के द्वारा इनिशिएट किया गया था। इस पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत ये कंपनी के द्वारा क्लेम किया गया था कि इनका अथॉरिटीज जो है वो पैरामाउंट है, सुप्रीम है, उत्कृष्ट है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि इनका पावर भी ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टेट्स। तो आपको बताना है उस पर्टिकुलर गवर्नर जनरल का नाम। ये कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर रॉबर्ट क्लाइव। तो किनका इमेज है, ये इमेज है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इनके द्वारा ये आपका ये पैरामाउंट डेसी पॉलिसी को इनिशिएट किया गया था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आपको फोकस करना है। 1813 से लेकर के 23 तक इनका ड्यूरेशन रहा है। और ये आज का जो आपका कर्नाटक है वहां पे बेसिकली किट्टूर आपका स्मॉल स्टेट हुआ करता था, जहां की आपकी रानी चेन्नम्मा के द्वारा विद्रोह किया गया था बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर के जो है। और 1824 में इनको अरेस्ट किया गया था, जिनकी डेथ भी हो गई थी 1829 में, बोल सकते हैं कि जेल में। और ये रैन्ना बेसिकली आपके संगोली के चौकीदार थे बेसिकली, इनके द्वारा भी विरोध किया गया था इस पर्टिकुलर आपका जो है पॉलिसी का। और ये बोल सकते हैं कि 1823 में ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको भी फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आपको यूनियन टेरिटरीज का नाम बताना था। दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पुदुचेरी या फिर दिल्ली। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, पुदुचेरी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ये डाटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का है और उसके साथ साथ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश। लिस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप, और उसके साथ साथ हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, और ये लोवेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम, हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल, लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरल, और ये लोवेस्ट लिटरेसी रेट बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंदरिया महादेव टेम्पल, ये बेसिकली ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, भगवान शिव का ये मंदिर है और जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 999, ये आपका ड्यूरेशन दे रखा है। और ये बेसिकली संदेल डायनेस्टी, ये आपके संदेल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है किस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर का आपका स्टाइल है, ये द्रविड़ या फिर नागर या फिर अहोम या फिर पगोडा। तो ये कंदरिया महादेव टेम्पल ये आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। तो ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जो है आपका नागर शैली बेसिकली देखने को मिलता है, आपका ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन आपका सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फोकस कीजिए, आपका ये नॉर्दर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेगा नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। साउथ इंडिया में बेसिकली आपको ये देखने को मिलता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो बेसिकली ये आपका साउथ इंडियन के जो भी आपके टेम्पल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली इनके चारों तरफ बाउंड्री वॉल होता है, लेकिन ये जो है आपके इस नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में देखने को नहीं मिलता है। और ये आपको देखने को मिलेगा टेम्पल में जो है टावर या फिर शिखर देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ ये गर्भगृह बेसिकली आपको देखने को नहीं मिलता है आपके साउथ इंडिया के जो टेम्पल होते हैं। क्लियर। और उसके साथ साथ ये आपका सेकेंड मेजर टाइप आपको याद रखना है कि आपका फेमसना। क्लियर। फेमसना के बारे में आपको याद रखना है।
और ये आपका जो है फेमसना का जो बिल्डिंग जो है बेसिकली आपका ब्रॉडर होता है और उसके साथ साथ शॉर्टर होता है आपका लैटिना वन से जब हम इसको कंपेयर करते हैं। फेमसना का जो रूफ जो होता है आपका ये अंदर की तरफ ये कर्व नहीं होता है और ये बेसिकली जो है इस फेमसना का डिजाइन जो है यूज किया जाता है जब मंडप बनाया जाता है ना। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल होते हैं उसमें बेसिकली मंडप बनाया जाता है, तो ये बेसिकली आपका फेमसना डिजाइन के तहत इसको बनाया जाता है मंडप को। क्लियर। और ये थर्ड सब टाइप जो होता है आपका नागर बिल्डिंग का वो क्या होता है आपका जो है वल्लभी होता है। क्लियर, वल्लभी टाइप। और ये बेसिकली आपका रेक्टेंगुलर बिल्डिंग इसके तहत जो है बनाया जाता है और इसमें रूफ भी देखने को मिलेगा, छत भी देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली बोल सकते हैं कि उसके साथ साथ आपको जो है वॉल्टेड आपको चैम्बर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेम्पल को देखिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। ये बेसिकली आपका जो है ये इंपॉर्टेंट आपका ये नागर स्टाइल का टेम्पल है जो आपका ये कलश हो गया और ये अम्लका और ये आपका शिखर, ये आपका गर्भगृह आप देख सकते हैं नागर स्टाइल के टेम्पल में आपको देखने को मिलता है। और ये आपका कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में आपको देखने को मिलेगा। ये आप बोल सकते हैं कि ये भी आपका जो है ये नागर स्टाइल का ये आपका टेम्पल है। क्लियर, क्योंकि ये ओडिशा स्टेट में देखने को मिला और ये नॉर्थ इंडिया का बोल सकते हैं। ये आपसे पूछा जाता है लक्ष्मण टेम्पल के बारे में, विष्णु भगवान के को ये डेडिकेटेड है और ये ग्रैंडेस्ट आपका टेम्पल है, खजुराहो में आपको देखने को मिलेगा और ये खजुराहो टेम्पल का। और इसको 954 में चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा जो बेसिकली जिनका नाम है धंग के द्वारा जो है बनवाया गया था। ये भी आपका एक नागर टेम्पल ही है। इसका भी स्टाइल बोल सकते हैं स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर नागर स्टाइल। क्लियर। और ये अदर नोटेबल एग्जांपल आप खजुराहो का बोल सकते हैं कंदरिया महादेव। क्लियर, जो आपका भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्लियर, तो ये बेसिकली जो है इसको किसके द्वारा जो है वो फाउंड किया गया था। आपको बेसिकली फाउंडर जो इसके डायरेक्टर हैं इनके बारे में आपको बताना है। और ये बेसिकली आपका जो है देखने को मिलेगा अहमदाबाद में। क्लियर, अमला शंकर या फिर सितारा देवी या फिर पद्मिनी चतुर या फिर मृणालिनी साराभाई। तो ये बेसिकली ये दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स किनके द्वारा फाउंड किया गया था, तो मृणालिनी साराभाई के द्वारा। आप यहाँ पे इनको इमेज में देखिए। फाउंडर ऑफ दर्पणा एकेडमी डॉक्टर विक्रम साराभाई और ये इनकी वाइफ मृणालिनी साराभाई, जो बेसिकली इनका रिलेशन है भारतनाट्यम से। क्लियर, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी पुत्री का क्या नाम है मल्लिका साराभाई। क्लियर, मल्लिका साराभाई, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमला शंकर। ये बेसिकली आपके बोल सकते हैं कि ये आपके जो है वाइफ हैं, किनके वाइफ हैं, ये आपके जो है उदय शंकर की वाइफ है आपके अमला शंकर। ये आपके मॉडर्न इंडिया के जो आपके म्यूजिक के फादर माने जाते हैं आपके उदय शंकर। सितारा देवी, ये बेसिकली इनका संबंध कथक क्लासिकल डांस से है। और बिरजू महाराज का भी नाम आपको याद रखना है जिनका संबंध बोल सकते हैं कि बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज जिनका संबंध बोल सकते हैं कथक क्लासिकल डांस से है। पद्मिनी सतर जिनका बोल सकते हैं कि संबंध आपका जो है भारतनाट्यम जो आपका ऑप्शन में था। और ये मृणालिनी साराभाई ये भारतनाट्यम से बेसिकली इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपको आइडेंटिफाई करना है ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो मरकरी नेपच्यून मार्स। तो प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली ये आपके सारे के सारे प्लैनेट का नाम यहाँ पे मेंशन है। जब आप डिस्टेंस के बारे में अरेंज करते हो प्लैनेट को तो इस तरीके से सीक्वेंस देखने को मिलता है। सबसे पास में आपको देखने को मिलेगा मरकरी, देन आपको वेनस, देन आपको अर्थ, देन आपको मार्स। और याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट, मार्स एंड जुपिटर के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगा। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको सीक्वेंस आप कैसे याद रखोगे, MVEM, एम बोले तो मरकरी, आपको इस मार्स से कंफ्यूज नहीं होना है। एम आपका मरकरी होता है, देन आपका वी वीनस, ये आपका ई अर्थ, और देन आपका ये वाला एम जो होता है ये आपका मार्स होता है। क्लियर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। देन आपको देखने को मिलेगा एस्टेरॉयड बेल्ट्स मार्स और जुपिटर के बीच में। देन आपका ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आपका सीक्वेंस है। किसके बेस पे सीक्वेंस है, तो डिस्टेंस के बेस पे सीक्वेंस है। सबसे पास में मरकरी, सबसे दूर आपको नेपच्यून देखने को मिलेगा। तो ये कोड आप याद रखेंगे हमेशा के लिए, MVEM, और उसके साथ साथ आपको स्टार, ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, और उसके साथ साथ JSUN, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर, इनको आप रीड कर लीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन दे रखा है इनके, बोल सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन लगता है सन के चारों तरफ इनको अपनी परिक्रमा कंप्लीट करने में। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट, मैं जब PDF शेयर करूंगा तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। आपको बताना था महाभाष्य, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद या फिर मनुस्मृति।
तो सबसे पुराना आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, RSYA, सबसे आपका पुराना वेद आपका ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। क्लियर? तो ये बेसिकली आपका अथर्ववेद का संबंध जादू एंड टोना से है, हमें देखने को मिलता है इसके मंत्र जादू एंड टोना से रिलेटेड, और ये सामवेद का रिलेशन है बेसिकली आपका म्यूजिक से, संगीत से बोल सकते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्लाइड है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये महाभाष्य। तो महाभाष्य बेसिकली आपका जो है ये पतंजलि के द्वारा ये बेसिकली इसको लिखा गया है, और ये बेसिकली आपका ये संस्कृत ग्रामर का बुक है। क्लियर? महाभाष्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन का नाम है, बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके संस्थापक थे मौर्य वंश के, इनके गुरु का क्या नाम है जो है आपके कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, इनके द्वारा ये पर्टिकुलर बुक को लिखा गया है। अर्थशास्त्र, जिसका बोल सकते हैं कि संबंध आपका किस सब्जेक्ट से है? पॉलिटी से है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स, क्योंकि अर्थशास्त्र है तो मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि इसका संबंध जो है अर्थशास्त्र से, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, इसका संबंध जो है आपका पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट से। मनुस्मृति आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये ऋग्वेद। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था झेलम रिवर, झेलम रिवर का ओरिजिन पॉइंट आपको बताना था, इसका सोर्स बताना था। सेमायुंगडुंग ग्लेशियर, या फिर मानसरोवर लेक, स्प्रिंग एट वेरीनाग, वेरीनाग, या फिर राकस लेक। तो वेरीनाग से आपका ये निकलती है आपका झेलम रिवर, और ये राकस लेक से आपका सतलज रिवर का आपका ये ओरिजिन पॉइंट आप बोल सकते हैं। झेलम रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये बेसिकली आपका इसका ओरिजिन पॉइंट जो है स्प्रिंग एट वेरीनाग, ये सीधा सीधा लाइन एनसीईआरटी में मेंशन है, और यहीं से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था, ऑप्शन में भी मेंशन था स्प्रिंग एट वेरीनाग। क्लियर? और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पे आपका सिचुएटेड है? तो पीर पंजाल, फुट ऑफ द पीर पंजाल, और उसके साथ साथ साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ द कश्मीर, और ये बहती है नदी श्रीनगर के साथ साथ वुलर लेक, वुलर लेक आपको जो है देखने को मिलेगा श्रीनगर में, और उसके साथ साथ ये आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली वुलर लेक देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली जो है ये इंटर पाकिस्तान में इंटर करने से पहले जो है ये डीप नैरो ये आपका गॉर्स बनाती है, ये बेसिकली आपका झेलम रिवर, और ये आपका जो है जैंग, ये आपका पर्टिकुलर प्लेस है पाकिस्तान में, ये बेसिकली जो है ये चेनाब से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होती है, मिल जाती है, जैंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेनाब जो है आपका ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का, चेनाब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखना है। चंद्र एंड भागा, ये जो दो आपका ये जो स्ट्रीम है इसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है चेनाब नदी का, चंद्र एंड भागा बोल सकते हैं कि आपका स्ट्रीम के द्वारा, जो बेसिकली आपका एक टंडी जो है ना, टंडी आपको देखने को मिलेगा क्योलोंग, ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे बेसिकली चंद्र एंड भागा दोनों धाराएं जो होती है वो ज्वाइन करती है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं चंद्र भागा। और ये बोल सकते हैं कि आपका ये फ्लोज करती 1180 किलोमीटर, ये पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये रिवर आपका इंडिया में फ्लो करती है। रावी नदी के बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, ये बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर का, और उसके साथ साथ ये आपको देखने को मिलेगा रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा, और ये बोल सकते हैं कि कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्लियर? और ये रोहतांग हिल पास आपको देखने को मिलेगा, रोहतांग दर्रा, और ये आपकी फ्लो करती है चंबा वैली ऑफ द स्टेट, और उसके साथ साथ ये आपका पाकिस्तान में इंटर करने से पहले ये सेनाब से आपका ये ज्वाइन होती है सराय सिंधु में। सराय सिंधु इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, और ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो आपका साउथ ईस्टर्न पार्ट जो होता है आपका पीर पंजाल, और उसके साथ साथ धौला रेंज में आपका ये बेसिकली आपका ये ड्रेन करती है आपका ये रावी रिवर। नेक्स्ट देखिए आपका बेस्ट अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस का, ये आपका ब्यास, ब्यास कुंड, ये बेसिकली जो है ये कहां से निकलती है? तो रोहतांग पास से, ये आपका जो है रोहतांग पास जो है जिसकी हाइट यहाँ पे दे रखा है 4000 मीटर, और ये बेसिकली आपका ये जो रिवर फ्लो करती है कुल्लू वैली से होते हुए आपका ये फॉर्म करती है जॉर्ज का कटी एंड लरगी, ये आपका जो है धौलाधर रेंज में, ये आपका जो है ये बोल सकते हैं कि ये गॉर्ज का नाम है, और ये आपका इंटर करती है पंजाब प्लेन्स में, जहां पे आपका ये सतलज से इसका मिलन होता है हरिके नाम के जगह पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सतलज बोल सकते हैं कि इसका ओरिजिन पॉइंट जो है राकस्ताल आपको मानसरोवर लेक के आसपास देखने को मिलेगा, और ये बेसिकली आपका जो है इसकी हाइट जो है बेसिकली आपका मानसरोवर लेक बोल सकते हैं कि आपका ये एल्टीट्यूड यहाँ पे दे रखा है 4555 मीटर। क्लियर? तो ये आप बोल सकते हैं कि आपको याद रखना है। और ये सिपकिला जो आपका हिमालय रेंज में देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू बेसिकली आपका ये
सतलज रिवर जो है बेसिकली आपका इंटर करती है पंजाब प्लेन्स में, क्लियर। और बेसिकली आपका ये भाखड़ा नांगल जो आपका प्रोजेक्ट जो इस पर्टिकुलर रिवर पे सिचुएटेड है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल जो आपका डैम जो है किस पर्टिकुलर रिवर पे हमें देखने को मिलता है, तो इसका आंसर होगा सतलज रिवर। अब ये भी बेसिकली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा एस्टिमेट किया गया था कि 68% बेसिकली आपका इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है कितने आपके पर्टिकुलर एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा 2022 में। 10 से 19 के बीच में, 10 से 24 के बीच में, 15 से 29 के बीच में, या फिर 15 और 64 के बीच में। तो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा 68% जो आपके इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है वो 15 से 64 के एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का ये एस्टिमेशन था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस कीजिए। इंडिया का जो पॉपुलेशन जो है बेसिकली आपका जो है देखने को मिलेगा 142.86 करोड़। ये बेसिकली जुलाई 2023 तक हम लोग जो है चाइना को पीछे छोड़ देंगे। 142.57 करोड़ ये बेसिकली आपका चाइना का पॉपुलेशन है, और ये आपका जो है 142.86 करोड़ ये आपका इंडिया का पॉपुलेशन है, क्लियर। 25% आपका जो इंडिया का पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा 0 to 14 ईयर्स के बीच में। 18% ये आपका 10 to 19 एज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। 26% ये आपको देखने को 10 to 24 इयर्स के एज ग्रुप में, और ये 68% जो आपके एग्जाम से पूछा गया था 15 से 64 इयर्स के एज ग्रुप में, क्लियर। और ये 7% आपको एबव 65 इयर्स इस कैटेगरी में इतने आपके परसेंट आपके देखने को मिलेंगे पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कितने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 11, 9, 12, 10। तो आपके इस समय प्रेजेंट में कितने आपके 11, ओरिजिनली कितने थे आपके 10 थे। यहाँ पे फोकस कीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपका जो है रशिया, ये बेसिकली आपका ये सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। इस पर्टिकुलर आपके जो है ये कॉन्सेप्ट जो है इस पर्टिकुलर रशिया से इंडिया में अडॉप्ट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, क्लियर। और ये आपको देखने को मिलेगा पार्ट 4A में, पार्ट 4A में। और ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, क्लियर। ये आपका रिकमेंडेशन आया था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में बेसिकली जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था आपके पार्ट 4A में, क्लियर। और ये आपका ओरिजिनली कितना था आपका 10 नंबर। लेकिन आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ये आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे, जिसके तहत से बोल सकते हैं कि जो है आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और ये आपका 51 है। 51 में आपको देखने को मिलेगा जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, क्लियर। ये आपका आर्टिकल का नेम मेंशन, और ये पार्ट 4A में आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका बोल सकते हैं कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। और उसी के जैसे बोल सकते हैं कि जैसे आपका ये डीपीएसपी जो होता है नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपका नॉन जस्टिसिएबल होता है। दोनों में सिमिलरिटी आपको ये देखने को मिलेगा। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर मींस व्हाट, इट मींस मान लीजिए कि आपका ये कोई भी आपका ये डीपीएसपी अगर आपका फॉलो नहीं होता है तो आप कहीं भी जाकर के कंप्लेंट नहीं करते किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक उसी प्रकार से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये पॉइंट लागू होता है। यहाँ पे आपके 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, पीडीएफ में आपको मिलेगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक नजर मार लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बातें लिखी, आई होप आपको ये पता भी होगा। ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज थर्ड एसएससी सीजीएल 2022 के प्री के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। यहाँ से बेसिकली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कुछ पॉइंट मिस किया गया था, और जहां से आपके एग्जाम्स में इसको फिल करना था, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में बेसिकली जो आपका हेड ऑफ जो आपका एग्जीक्यूटिव जो होता है यूनियन ऑफ हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, किसको ये आपका ये टैग प्राप्त है, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट। तो आपके कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आपका वेस्टेड होता है प्रेसिडेंट में, राष्ट्रपति में। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली आपको बताना है कि जो किसके साथ जो है प्राइम मिनिस्टर आपके जो है उनको एडवाइज किया जाता है, जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिकली आपको बताना है कि देयर शैल बी, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ जो आपके प्राइम मिनिस्टर्स जो आपके हेड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, और ये बेसिकली एड एंड उसके साथ एडवाइस देते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली ये क्लास इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करता है, कॉकरोच, मॉस्किटो, स्कॉर्पियन, बिच्छू होता है बेसिकली, और ये सिल्वर फिश। तो याद रखिए सिल्वर फिश बेसिकली इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है,
और एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। क्लियर? तो कॉकरोच और मॉस्किटो और ये सिल्वर फिश तीनों का क्लास आपका इंसेक्टा होता है, लेकिन स्कॉर्पियन का क्लास बेसिकली आपका अरेक्निड होता है। क्लियर? ये अरेक्निडा क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। कॉकरोच के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इसमें बेसिकली आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन ट्रैकिया देखने को मिलता है। सबसे बड़ा फाइलम जो होता है बेसिकली आपका आर्थ्रोपोडा होता है। सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है मोलस्का होता है, और थर्ड नंबर पे आपका जो है वो फाइलम प्रोटोजोआ होता है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर स्लाइड से देखने को मिल सकते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है आपका एनिमल किंगडम का, बोल सकते हैं कि आपका ये आर्थ्रोपोडा, इसमें सारे के सारे इंसेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ 1/3 जितने भी आपके नेम्ड जो आपके अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है 1/3 आपके ऑर्गेनिज्म जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम इट मींस इसमें ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इट मींस आप बोल सकते हैं कि इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर? और ये बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री मान लीजिए कि आपका एक ह्यूमन बींग्स है, तो आप बीचों बीच से क्या कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप दो भाग में बराबर बराबर बांट सकते हो। तो ये बेसिकली आपका सिमेट्री होता है, इस सिमेट्री को हम बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर? और ये आपका फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया बोलते हैं। तो बेसिकली इस फाइलम में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। किसी भी आप रेडियस से ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में आप जो है इक्वली डिवाइड कर सकते हो। इस टाइप के सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, 3 स्तर देखने को मिलेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। क्लियर? तो 3 स्तर की लेयर पाई जाती है इस ऑर्गेनिज्म में, और ये सेगमेंटेड होते हैं, और बोल सकते हैं कि आपका ये सेगमेंट में बटा होता है इनका बॉडी, और ये सिलोमिक एनिमल्स होते हैं। क्लियर? ये सिलोमेट होते हैं। और ये बेसिकली आपका इनका बॉडी जो होता है आर्थ्रोपोडा का, वो किससे कवर होता है? तो एक्सोस्केलेटन जो बाह्य कंकाल जो होता है ना, वो काइटिन से मिलकर के बना होता है। काइटिन क्या होता है? तो पॉलीसेकेराइड होता है, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप बोल सकते हैं, ये आपका पॉलीसेकेराइड होता है। और इसका बॉडी जो होता है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटा होता है। ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे। ये आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लिखोगे आर्थोस मींस क्या होता है? ज्वाइंट, और ये पोडा मींस आपका अपेंडेजेस होता है। तो दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिलता है, गिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक गिल्स देखने को मिलेगा, बुक लंग्स। क्लियर? ये भी आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। पूछ लेगा कि बुक लंग्स जो है क्या है, ये बेसिकली एसएससी के एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। बुक लंग्स जो है किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ये आपका जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो क्या है एस से उसका नाम है, तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा कि इसका बेसिकली जो है ये बुक लंग्स जो है बेसिकली किस ऑर्गेनिज्म का आपका ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। ट्रैकियल सिस्टम देखने को मिलेगा आपको कॉकरोच में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ओपन टाइप होता है। इट मींस जो बॉडी का जो टिश्यू फ्लूइड जो होता है ना, टिश्यू फ्लूइड बेसिकली आपका जो है ये ब्लड जो होता है ये किसी वेन्स या फिर बोल सकते हैं आर्टरी में फ्लो नहीं होता है, ओपन टाइप का होता है। क्लियर? और ह्यूमन का कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? तो क्लोज टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक जैसे कि एंटीना देखने को मिलेगा। आइज जो होता है कंपाउंड और उसके साथ साथ सिंपल होता है। क्लियर? कंपाउंड आइज किस पर्टिकुलर फाइलम का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये बेसिकली फाइलम आर्थ्रोपोडा का स्टैटोसिस्ट एक बेसिकली आपका बैलेंसिंग ऑर्गन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, जो भी फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करेंगे उस ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? और ये एक्सक्रीशन जो होता है बेसिकली आपका मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है, पूछा जा चुका है, इसको स्टार मार्क करेंगे। और ये मोस्टली डायोसियस मींस क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगे। क्लियर? मोनोसियस में बेसिकली आपके मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलते हैं, उसे हम मोनोसियस बोलते हैं। और ये मोस्टली आपके डायोसियस होते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस जैसे कि आपका फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, तो इसमें एक्सटर्नल होता है। वाटर में आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग के जैसे इंटरनल देखने को मिलता है। मोस्टली आपके अंडे देने वाले होते हैं, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मीनिंग क्या है? इसमें लार्वल स्टेज भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका लार्वल स्टेज होता है ना, फ्रॉग का टैडपोल होता है लार्वल स्टेज, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आपको देखने को लार्वल स्टेज हो भी सकता है इस ऑर्गेनिज्म में, या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो उसे बोलेंगे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है। अगर लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना था कि ये जो आपका फुटबॉल मैच जो होता है इसमें बेसिकली दो आपका ये गोल्ड आपका गोल पोस्ट ना कि गोल पोस्ट जो होता है, इन दोनों गोल पोस्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 7.32 मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे से इमेज में, यहाँ मेंशन भी है। ये आपका दो गोल पोस्ट है, इनके बीच डिस्टेंस कितना देखने को मिलता है? 7.32 मीटर। यहाँ पे देखिए पिलिंग कटिंग, पिल मींस आप छील रहे हो, प्याज को कट करते हो, छिलते हो, या फिर
उससे चटनी बनाते हो, क्रश करोगे तो प्याज की चटनी बन जाएगी। तो बेसिकली उसमें एक इंपॉर्टेंट टिश्यू पाया जाता है जो रिलीज करता है कौन सा एंजाइम, जिसकी वजह से आप रोना स्टार्ट करते हो। प्याज जब आप छीलते हो, उसको कट करते हो, क्रश करते हो, चटनी बनाते हो, तो डेथ प्याज की हो रही है और वो आप रहे हो। क्लियर? तो ये बेसिकली किस एंजाइम की वजह से होता है? जाइलेनेजेस या फिर बॉर्डेलेजेस या फिर एलिनेजेस या फिर पैक्टिनेजेस। तो एज बेसिकली आपका जो है ये आपका ये एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो, किया जाता है बेसिकली, आपको याद रखना है एज। क्लियर? तो इसका आंसर आपका एलिनेजेस हो जाएगा। क्लियर? ये आपका एंजाइम का नेम है। जब कभी भी एंजाइम की बात है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, जो आपके एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो भी आपके बॉडी के अंदर जो आपके रिएक्शन जो होते हैं, जैसे कि आपका रिएक्शन हो रहा है डाइजेशन का हो गया, उसके बाद से आपका जो है, जैसे मान लीजिए कि एक इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम होता है सेलेब्री एमाइलेज। सेलेब्री एमाइलेज को हम टैलिन के भी नाम से जानते हैं। जब आप कुछ भी खाते हो, कुछ नहीं मतलब कि मैं रोटी की बात कर रहा हूँ, ब्रेड की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली ब्रेड में जो है आपका स्टार्च देखने को मिलता है, और स्टार्च आपका ये पॉलीसेकेराइड होता है। तो इस स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम की वजह से आपका स्टार्च जो है वो आपका ये मोनोसेकेराइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्लियर? मोनोसेकेराइड आपका ग्लूकोज होता है, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड होता है। तो डाइजेशन में होता क्या है? बेसिकली डाइजेशन में आपका कॉम्प्लेक्स मटेरियल आपका जो है वो सिंपल फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता है। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। किस हेल्प की वजह से आपका होता है? किस पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से? तो टाइलिन, जो आपके सेलेब्री एमाइलेज उसे हम कहते हैं, और ये सेलेब्री ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जाइमेज। जाइमेज एंजाइम आपको ईस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक प्रकार का जो है यूनिसेलुलर कवक होता है, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ एक कवक होता है, ईस्ट हो गया। और इसमें देखने को मिलेगा आपका जाइमेज एंजाइम, जिसका इंपॉर्टेंट यूज होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। फर्मेंटेशन जो आपका फर्मेंटेशन का जो किण्वन का जो प्रोसेस जो होता है ना, वाइन इंडस्ट्री, शराब बनाने वाले फैक्ट्रियों में इस पर्टिकुलर एंजाइम का यूज किया जाता है, जाइमेज का। और उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर एंजाइम का यूज जो होता है आपका पाव रोटी वगैरह बनाने में भी किया जाता है। आपका ये फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाता है, जिसमें आपका हेल्प होता है, बोल सकते हैं कि जाइमेज एंजाइम की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका पेप्सिन हो गया। पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लाइपेज जो है बेसिकली आपका जो है ये फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, फैट को डाइजेशन में आपका हेल्प करता है लाइपेज। क्लियर? तो यहाँ पे देख भी सकते हैं इस प्याज की कटिंग को, एलिनेजेज एंजाइम को। और उसके बाद से लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट का, आपको बताना है उस फॉलोइंग वुमेन पर्सनालिटीज का नाम बताना है जो डबल मेडलिस्ट हैं वो आपके ओलंपिक्स में। साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, या फिर प्रणब मल्लेश्वर, या फिर पीवी सिंधु। तो कौन है आपके? पीवी सिंधु। आप यहाँ पे देखिए, ये जो है साक्षी मलिक, ये इनका गेम कौन से गेम ये खेलती है? तो रेसलिंग। ये इनके द्वारा जो है रियो ओलंपिक्स 2016 में ब्रोंज मेडल जीता गया था। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। प्रणब मल्लेश्वरी ये बेसिकली रिटायर्ड इंडियन वेट लिफ्टर हैं, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था सन 2000 में। क्लियर? ये आपका ओलंपिक में इनके द्वारा जो गोल्ड मेडल को जो है वो जीता गया था। ये आपका पीवी सिंधु, ये बेसिकली जो है इंडियन आपके प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं आपके पीवी सिंधु। ओलंपिक गेम्स सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था। बोल सकते हैं कि 2016 रियो डी जेनेरियो, ये वुमेन सिंगल्स टाइटल में जो है सेकेंड प्लेस इनको मिला था, तो बोल सकते हैं कि सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था। ब्रॉन्ज मेडल बेसिकली 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, बेसिकली जो है वुमेन सिंगल, और इसमें इनको प्लेस मिला था थर्ड प्लेस। तो थर्ड प्लेस पे बेसिकली ब्रॉन्ज मिलता है, सेकंड प्लेस पे सिल्वर मेडल, और फर्स्ट पे आप क्या बोलोगे? फर्स्ट पे गोल्ड मेडल मिलता है। क्लियर? इसी के साथ आपका जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 ऑफिशियल पेपर 2023 तो 30 जून 2023 के दिन जो आपका कंडक्ट हुआ था, ऑल 25 क्वेश्चंस को जो आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं। जितना मैं बेस्ट दे सकता था इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।